हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल बुल ट्रैक। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आईटी सेक्टर की। आइए सबसे पहले देखते हैं आईटी इंडेक्स का परफॉर्मेंस कैसा रहा। अगर हम पिछले एक साल के परफॉर्मेंस की बात करें तो निफ्टी आईटी इंडेक्स ने फार्मा के बाद सबसे अच्छा परफॉर्म किया है और करीब 17% का रिटर्न दिया है। वहीं अगर हम पिछले 30 डेज की बात करें तो निफ्टी आईटी इंडेक्स और मेटल इंडेक्स दोनों टॉप परफॉर्मर रहे हैं और करीब 16% का रिटर्न दिया है। इस साल जनवरी से मार्च के बीच में जो मार्केट क्रैश हुआ था, उस दौरान निफ्टी आईटी इंडेक्स ने करीब 27% का करेक्शन दिखाया था। वहीं अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी करीब 37% का फॉल उस इंटरवल पे दिया था। तो अगर आप देखें तो निफ्टी आईटी इंडेक्स ने निफ्टी को आउट परफॉर्म किया है। आइए अब थोड़ा हम आईटी कंपनीज का बिजनेस मॉडल को समझते हैं। दोस्तों, सॉफ्टवेयर बेस्ड आईटी कंपनीज दो तरीके की होती हैं। पहला जो कैटेगरी होती है वो प्रोडक्ट बेस्ड सॉफ्टवेयर कंपनीज की होती हैं। ये वो कंपनीज होती हैं जो अपने प्रोडक्ट्स खुद बनाती हैं और फिर उन प्रोडक्ट्स के थ्रू रेवेन्यूज अर्न करती हैं, जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ओरेकल। अगर आप इंडियन सिनेरियो में देखें तो टॉप 20 आईटी कंपनीज में कोई भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी नहीं है एक्सेप्ट ओरेकल। बट ओरेकल इंडियन कंपनी नहीं है, वो एक अमेरिकन कंपनी है। तो जब हम इंडियन आईटी कंपनीज की बात करते हैं तो हम बेसिकली सॉफ्टवेयर सर्विसेज कंपनी की बात करते हैं। ये कौन सी कंपनी होती हैं? ये वो कंपनी होती हैं जो दूसरे कंपनीज के लिए सॉफ्टवेयर बनाती हैं या सॉफ्टवेयर को मेंटेन करती हैं। मैं आपको इसे एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लीजिए कि यूएसए में एक कंपनी एयरलाइन का बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है और वो उस कंपनी को ऐसी वेबसाइट चाहिए जहां पर उसके कस्टमर्स आके एयरलाइन के टिकट बुक कर सकें। उन्हें और भी कई तरीके की सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ सकती है। मान लीजिए उन्हें एक ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए जो बोर्डिंग पासेस प्रिंट कर सके। उन्हें एक कॉल सेंटर चाहिए जहां पर उनके कस्टमर्स कॉल करके अपनी टिकट्स बुक कर सके या कंपनी से अपनी क्वेरीज को रिजॉल्व कर सके। तो इस तरीके की सारी सर्विसेज एज अ पैकेज इंडियन सॉफ्टवेयर कंपनीज अपने क्लाइंट्स को देती हैं। तो पहले तो वो सॉफ्टवेयर को बनाती हैं, उसके लिए पैसे लेती हैं और उसके बाद उस सॉफ्टवेयर के मेंटेनेंस, यानी कि उसमें कोई चेंजेस करना है, उसमें कोई बग है, उसे फिक्स करना है, तो उसके लिए वो चार्जेस लेते हैं और इस तरीके से उन कंपनीज का रेवेन्यू अर्न होता है। तो हमारी आईटी कंपनीज का जो 80% रेवेन्यू है वो यूएस से और यूरो जोन से आता है। तो जब हमारी इंडियन आईटी कंपनीज बाहर के कंट्री का कोई प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करती हैं तो कुछ लोगों को वो वहां पर क्लाइंट के लोकेशन पर रखते हैं और बाकी के लोगों को वो इंडिया के ऑफिसेस से काम करने को कहते हैं। तो जब काम क्लाइंट के लोकेशन से होता है तो उसे ऑन साइट कहा जाता है और जब काम इंडिया के लोकेशन से होता है तो उसे ऑफशोर कहा जाता है। अगर आप एवरेज देखें तो 20% लोग ऑन साइट पे रहते हैं और 80% लोग ऑफशोर यानी इंडिया से काम करते हैं। इंडिया में ज्यादा लोग रखे जाते हैं, ऑन साइट पे कम लोग रखे जाते हैं, क्योंकि इंडिया पे कम सैलरी देनी पड़ती है और बाहर पे जब लोग आप रखते हैं तो ज्यादा सैलरी वहां के हिसाब से देनी पड़ती है। तो मान लीजिए इस फिक्शियस एयरलाइन कंपनी का प्रोजेक्ट अगर टीसीएस को आता है और उसमें 100 लोग काम करते हैं तो 20 करीब जो है यूएसए में काम करेंगे और 80 इंडिया के टीसीएस के ऑफिस से काम करेंगे। दूसरी चीज जो हमें समझने की जरूरत है, जैसा कि मैंने बताया 80% रेवेन्यू यूरोप और अमेरिका से आता है, तो करेंसी का फ्लक्चुएशन इनके रेवेन्यू के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप देखें तो पिछले कुछ दिनों में रुपया कमजोर हुआ है और $1.70 से बढ़ के हम $1 = 75 पे आ गए हैं। तो ये 5 रुपीज जो रुपया वीक हुआ है, इसका फायदा इन कंपनीज को मिलता है। तो अगर एक्सचेंज रेट 70 है तो वो $100 अगर कमाते हैं तो उन्हें 7,000 रुपीज मिलेंगे। अगर एक्सचेंज रेट 75 हो गया तो उसी काम के उन्हें
7,500 रुपीज मिलेंगे। तो 500 रुपए का बैठे बिठाए फायदा है। उसी तरीके से अगर रुपया स्ट्रांग होता है तो इन कंपनीज को घाटा होता है। इसलिए जब हम आईटी कंपनीज का इनकम की एनालिसिस करते हैं तो हम डॉलर रेवेन्यू एज वेल एज रुपीज रेवेन्यू दोनों को देखते हैं, और जब दोनों में बढ़त होती है तभी हम उसे असली ग्रोथ मानते हैं। तीसरी चीज जो हमें समझने की जरूरत है कि ये कंपनीज ऑपरेट कैसे करती हैं। मान लीजिए कि टीसीएस में 100 प्रोजेक्ट्स यानी 100 प्रोजेक्ट्स क्लाइंट के चल रहे हैं, तो वो क्या करते हैं कि हर प्रोजेक्ट की अलग से अकाउंटिंग करते हैं और ये देखते हैं कि वो प्रोजेक्ट इंडिविजुअली प्रॉफिट में है या नहीं है। अगर वो प्रोजेक्ट इंडिविजुअली प्रॉफिट में नहीं होता है तो ये कंपनी के लिए एक बड़ी बात होती है, और पूरी कंपनी के लोग उस प्रोजेक्ट के लोगों के पीछे पड़ जाते हैं और ये जांचने की कोशिश करते हैं कि उस प्रोजेक्ट में लॉसेस क्यों हो रहे हैं, और उस लॉस मेकिंग प्रोजेक्ट में काम करने वाले का जीवन दुभर कर देते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि उसमें कुछ काम करने वालों की छुट्टी भी हो सकती है। तो कंपनी का काफी पुश होता है कि हर प्रोजेक्ट प्रॉफिट में हो और कंपनी के लिए रेवेन्यू जनरेट कर रहा हो। इस वजह से ये कंपनीज लॉस मेकिंग नहीं होती हैं और मार्केट इन कंपनीज को बहुत पसंद करता है। और ये कंपनीज का बिजनेस मॉडल ऐसा होता है कि ये लोगों को निकालने में जरा भी संकोच नहीं करते हैं, और जब भी इन्हें मौका मिलता है लोगों को निकाल देते हैं या उनकी सैलरीज कट कर देते हैं। अगर आप आज के टाइम पे किसी भी आईटी प्रोफेशनल से बात करेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि किसी की भी जॉब सेफ नहीं है, और हर किसी को ऐसा महसूस हो रहा है कि उसके सर के ऊपर तलवार लटक रही है। अगर हम टॉप 15 आईटी कंपनीज को देखें तो कोई भी कंपनी उसमें लॉस मेकिंग नहीं है, और पिछले 10 साल में मुझे तो याद नहीं आता कि उनमें से कोई कंपनी ने किसी क्वार्टर में लॉस पोस्ट किया है। और यही कारण है कि आईटी कंपनीज स्टॉक मार्केट की फेवरेट कंपनीज में से होती हैं। आइए अब हम आईटी सेक्टर का एक स्वॉट एनालिसिस करते हैं, यानी स्ट्रेंथ्स, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। अगर हम स्ट्रेंथ्स की बात करें तो पहली स्ट्रेंथ है इन कंपनीज की साइज। देखिए दोस्तों, आईटी इंडस्ट्री हमारी कंट्री की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, और इसी वजह से गवर्नमेंट का हमेशा इनको सपोर्ट मिला है। यहां तक कि स्टेट गवर्नमेंट्स भी इन कंपनीज को अपने स्टेट में इनवाइट करती हैं और अक्सर उन्हें फ्री में लैंड देती हैं या उन्हें काफी सस्ते दरों पर लैंड उपलब्ध कराती हैं। तरह तरह के टैक्स बेनिफिट्स इनको दिए जाते हैं। अगर हम इनके बिजनेस का साइज देखें तो ह्यूज है। अगर हम आज के दौर में इनके एनुअल रेवेन्यू की बात करें तो वो बनता है 180 बिलियन यूएस डॉलर्स, और ये करीब 8% ऑफ इंडिया जीडीपी बनता है, जो कि एक ह्यूज नंबर है। यह इंडस्ट्री इतनी बड़ी है कि ये करीब 40 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती है। अगर हम निफ्टी में इसके वेटेज की बात करें तो आईटी कंपनीज का वेटेज करीब 15% बनता है। तो बिना आईटी सेक्टर के ऊपर जाए निफ्टी ऊपर नहीं जा सकता। इस बात को हमें समझना जरूरी है। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया कि निफ्टी में जो फिलहाल पिछले कुछ महीनों से राइज हो रहा है वो मेनली फार्मा, आईटी और टेलीकॉम के दम पे ही हो रहा है। तो निफ्टी का फ्यूचर डायरेक्शन काफी हद तक आईटी के फ्यूचर डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा। अगला जो स्ट्रेंथ है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि टॉप 50 आईटी कंपनीज में कोई भी लॉस मेकिंग कंपनी नहीं है, तो ये हमें बताता है कि ये कंपनीज कितनी एफिशिएंट हैं अपने प्रॉफिट मार्जिन्स को मेंटेन करने में। अगला जो इसका स्ट्रेंथ है कि इन कंपनीज के ऊपर बहुत कम डेट है। इनफैक्ट जो लीडिंग कंपनीज हैं उनका जीरो डेट है। इन कंपनीज के पास ह्यूज कैश रिजर्व्स है। अगर इन्फोसिस की बात करें तो उनके पास करीब 30,000 करोड़ का कैश रिजर्व मौजूद है। वहीं अगर हम टीसीएस की बात करें तो उनके पास 70,000 करोड़ का कैश रिजर्व मौजूद है। जितने का इनको साल में इंटरेस्ट मिलता है उतना तो इंडिया की छोटी मोटी कंपनी साल भर में बिजनेस में नहीं कर पाती हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये कंपनियां कितनी सेफ और सिक्योर हैं, और इकोनॉमी के बड़े बड़े डाउनटर्न्स को भी आराम से ये सरवाइव कर सकती हैं। अगर हम अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो कोरोना वायरस की वजह से प्रॉब्लम्स तो आई हैं, लेकिन इन कंपनीज के लिए कई अपॉर्चुनिटीज भी लेकर आई हैं।
तो कोविड का जो एक इनको फायदा ये होने वाला है आने वाले टाइम में कि इनकी जो ऑफशोर बिजनेस है वो बढ़ जाएगा। हालांकि ऑन साइट बिजनेस में इंपैक्ट होगा, लेकिन ज्यादातर कंपनियां ऑफशोर में ज्यादा बिजनेस करवाना पसंद करेंगी, यानी कि इंडिया में अपने प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट कराना पसंद करेंगी, क्योंकि वो एक तरीके का सस्ता ऑल्टरनेटिव उनके लिए होगा। तो आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि इंडिया में ऑफशोर का जो बिजनेस साइज है वो बढ़ेगा। ICRA के मुताबिक बाय 2025 इंडियन आईटी सेक्टर का जो साइज है वो 8% ऑफ जीडीपी से बढ़ के 10% ऑफ जीडीपी बढ़ जाएगा, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर होगा। तीसरी जो चीज गौर करने वाली है कि इन कंपनीज का 40% रेवेन्यू फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी से आ रहा है, जैसे मोबिलिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग। आने वाले टाइम में इन फील्ड्स में बिजनेस और बढ़ेगा और इन कंपनीज का रेवेन्यू भी और बढ़ेगा। चौथी चीज, कोविड की वजह से इनके ऑफिसेज एक तरीके से बंद या पूरी कैपेसिटी से उनका यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। कई कंपनीज का यह कहना है कि वो वर्क फ्रॉम मॉडल को और स्ट्रेंथन करेंगी और उनके ज्यादातर एम्प्लॉयज आने वाले टाइम में भी घर से ही काम करेंगे। अब इन कंपनीज के पास बहुत सारे ऑफिसेज हैं, कई स्टेट्स में, कई सिटीज में। तो आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि उन ऑफिसेज को मोनेटाइज किया जाएगा किसी ना किसी तरीके से, और वो कंपनी के लिए एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट करेंगे। जैसा कि आपको पता है, इन कंपनीज का ऑफिस हमेशा अच्छी जगह पर होता है और उसकी अच्छी खासी रियल एस्टेट वैल्यू। अगर हम वीकनेस की बात करें तो पहली वीकनेस ये है कि आने वाले टाइम में आईटी सेक्टर के रेवेन्यू में फॉल होने वाला है, और एक एस्टिमेट के हिसाब से इस साल करीब 3% का फॉल हमें देखने को मिल सकता है, जो कि एक नॉमिनल फॉल है कंसिडरिंग द करंट सिचुएशन। दूसरी चीज कि ऑन साइड रेवेन्यू में कमी आएगी। ऑन साइड यानी कि जैसे मैंने बताया कि कंपनी जिन लोगों को बाहर काम करने को भेजती है और उसके बदले में क्लाइंट से ज्यादा पैसे लेती है, तो उसमें कमी आएगी। मैं यहां पर आपको बता दूं कि किसी भी आईटी सर्विसेज कंपनी का 20 to 30% रेवेन्यू ऑन साइड रेवेन्यू होता है, तो उसमें एक कमी आने वाले टाइम में आपको देखने को मिलेगी। जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले टाइम में कुछ सेक्टर्स में मंदी रहेगी, जैसे एयरलाइन, मैन्युफैक्चर, होटल्स, इस तरीके के सेक्टर में कमजोरी रहेगी, जिसकी वजह से इन सेक्टर से आईटी बिजनेस कम आएगा, तो इसका इंपैक्ट कंपनी के रेवेन्यू पर पड़ेगा। अगला जो वीकनेस है कि जब भी इकोनॉमी में डाउनटर्न आता है, प्रॉब्लम्स आती हैं, तो क्लाइंट्स क्या करते हैं, आईटी कंपनीज पर प्रेशर डालते हैं कि आप अपने जो हमें बिल कर रहे हैं, जो हमसे पैसे ले रहे हैं, वो कम करें, कम पैसे हमसे लें। और अक्सर इन कंपनीज को उनकी बात माननी पड़ती है। लेकिन इन कंपनी का बिजनेस मॉडल ऐसा होता है कि जब भी क्लाइंट इन्हें कम पैसा देता है तो वो अपने एम्प्लॉयज की सैलरी कट कर देते हैं, और इस तरीके से वो अपना बैलेंस बनाए रखते हैं। अगला जो वीकनेस है कि जो इन कंपनी को इंडिया से बिजनेस आता है, मतलब डोमेस्टिक कंपनी से आता है, उस पर एक फॉल आने वाले टाइम में दिखने की उम्मीद है। और टीसीएस के रिजल्ट जब आए थे तो उन्होंने हमें क्लियर कट बताया था कि इंडिया के बिजनेस से उन्हें फॉल देखने को मिला है। लेकिन इंडिया बिजनेस के फॉल से सिर्फ टीसीएस को ही ज्यादा इंपैक्ट होगा, बाकी कंपनीज का इंडिया बिजनेस का जो साइज है वो काफी कम है। अगर हम थ्रेट्स की बात करें तो रिसेशन इज अ थ्रेट टू आईटी इंडस्ट्री। एक अनुमान के अनुसार यूएस इकोनॉमी में करीब 8% का कॉन्ट्रैक्शन होने वाले जा रहा है इस साल, और यूरोजोन में करीब 10% का कॉन्ट्रैक्शन होने जा रहा है। इन सब का इंपैक्ट इंडिया के आईटी सर्विसेज कंपनी पे पड़ेगा, क्योंकि इनकी वजह से या तो उनकी बिलिंग कम हो जाएगी या उन्हें नया बिजनेस उनका कम हो जाएगा। लेकिन इसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है कि वहां की जो कंपनियां जो ऑफशोरिंग नहीं करती थी, वहां पे ही वहां के आईटी कंपनी से बिजनेस कराती थी, वो भी अब इंडिया की तरफ ऑफशोरिंग करेंगी, क्योंकि इससे उनका सिग्निफिकेंट कॉस्ट रिडक्शन हो सकता है। तो इंडियन आईटी कंपनीज के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी भी है। अगला जो थ्रेड है वीजा रेस्ट्रिक्शन, खास करके यूएसए का। जैसा कि आप जानते हैं कि ट्रंप चाचा कुछ ना कुछ करते रहते हैं, और इस वक्त वीजा पे एक तरीके का बैन लगा हुआ है। हालांकि इंडियन आईटी कंपनीज ने इसका काट ढूंढ लिया है। वो लोग वहां के लोगों को, वहां के सिटीजन्स को ही ज्यादा हायर कर रहे हैं, और इस तरीके से वो अपने रिस्क को
मैनेज कर रहे हैं। अगला जो थ्रेड है वोकल फॉर लोकल। दोस्तों हम इंडिया में जब हम बात करते हैं स्वदेशी अपनाओ विदेशी भगाओ, तो हमें काफ़ी अच्छा लगता है, हम अपने आप को काफ़ी पेट्रियोटिक फील करते हैं। लेकिन आप इमेजिन करिए अगर यही चीज़ यूएस से यूरोप में होने लगे तो क्या होगा। अगर वहाँ पे इंडियन कंपनीज को बॉयकॉट किया जाए तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा। 40 लाख लोग इंडिया में आईटी सेक्टर में काम करते हैं, अगर इंडियन आईटी सर्विसेज कंपनी का वहाँ पर बॉयकॉट कर दिया गया तो कितनी सारी जॉब्स का नुकसान होगा, इस बारे में हमें सोचना चाहिए। और अगर उन कंपनीज की इकोनॉमी की हालत खस्ता हो जाती है तो ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इंडियन कंपनीज को बिजनेस ना दिया जाए या उन पर रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए जाए। हालांकि ऐसा तभी होगा जब इकोनॉमी में भयंकर तरीके की प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलेगी वहां पर। लेकिन अगर ऐसा होता है तो ये इन कंपनीज के लिए बहुत ही नुकसानदेह होगा और इस रिस्क को हर आईटी सेक्टर के इन्वेस्टर को ध्यान में रखना चाहिए। आइए अब जरा हम आईटी सेक्टर के इंडिविजुअल स्टॉक्स का परफॉर्मेंस देखते हैं। हमने इन परफॉर्मेंस को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला पार्ट जनवरी से मार्च के दौरान जब मार्केट में क्रैश हमें देखने को मिला था, और दूसरा पार्ट मार्च से लेकर अगस्त तक जब हमें इस सेक्टर में अच्छी रिकवरी देखने को मिली थी। तो अगर आप जैन से लेकर मार्च तक का परफॉर्मेंस देखें तो माइंट्री को छोड़ के सारे स्टॉक्स में करेक्शन हुआ था और 10% से लेकर 50% तक का करेक्शन हमें देखने को मिला। उसके बाद मार्च के महीने के बाद से इन स्टॉक्स में एक जबरदस्त रिकवरी देखने को मिली और उन्होंने काफी हद तक अपने लॉसेस को रिकवर कर लिए। लेकिन अगर आप गौर से देखें तो ज्यादा रिकवरी हमें छोटे स्टॉक्स, मिड साइज और स्मॉल साइज आईटी स्टॉक्स में देखने को मिली है और इन स्टॉक्स ने 50, 60, 70% तक का रिकवरी हमें दिखाया है। आइए अब जरा हम इन कंपनीज के फंडामेंटल्स को देखते हैं। अगर आप कंपनीज के साइज को देखें तो टीसीएस के सामने सारी कंपनीज बौनी है और टीसीएस 40,000 करोड़ के रेवेन्यू के साथ नंबर 1 स्पॉट पर मौजूद है। अगर हम टॉप 5 आईटी कंपनीज को देखें बाय देयर साइज तो उसमें हमें मिलेगा टीसीएस, इंफोसिस, टेक महिंद्रा, विप्रो और एचसीएल टेक। बाकी की सब कंपनियां छोटी कंपनी हैं इन कंपनीज के मुकाबले। अगर आप इन कंपनीज का पिछले क्वार्टर का परफॉर्मेंस देखें तो इनमें से लगभग सभी कंपनीज ने पिछले क्वार्टर में प्रॉफिट पोस्ट किया है एक्सेप्ट टीसीएस। टीसीएस ने माइनर लॉस पोस्ट किया है, लेकिन कंपनी का कहना है द वर्स्ट इज बिहाइंड अस और आने वाले टाइम पे उनके रेवेन्यू में ग्रोथ होगा और वो पिछले साल के लेवल तक पहुंच जाएगा। आईटी सेक्टर इंडेक्स का जो पीई है वो करीब 24 है और जिन कंपनीज का पीई इससे ज्यादा है वो है टीसीएस, इंफोसिस, एलटीआई, माइंट्री एंड एनआईटी टेक। मार्केट इन कंपनीज को ज्यादा वैल्यूएशन दे रहा है क्योंकि मार्केट को इन कंपनीज से ज्यादा उम्मीद है और वो बिलीव करता है कि ये कंपनीज आने वाले टाइम में ज्यादा ग्रोथ हमें दे सकती है। दोस्तों अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मुझे कौन सी कंपनी पसंद है इन आईटी कंपनी में से, तो मेरा जवाब होगा टीसीएस। आप सब जानते हैं टीसीएस कंपनी मुझे पसंद है। क्यों पसंद है ये किसी और वीडियो में बात करेंगे, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपको कौन सी कंपनी इनमें से पसंद है, जरूर शेयर करें। दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को यहां पे खत्म करता हूं। वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम दोस्तों। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में।